Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself नितिन कुमार. हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग पास्ट टू लुक इनटू फ्यूचर. ठीक है, तो हम कर रहे थे सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग इंट्रोडक्शन सोसाइटल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट. ठीक है, तो इसका हम आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग पास्ट टू लुक इनटू फ्यूचर. ठीक है, तो आज हम पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे. पार्ट फर्स्ट. तो पार्ट फर्स्ट में हम देखने वाले हैं चैप्टर प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी. ठीक है, तो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी हमारे पास क्या होता है वो हम देखते हैं. प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी. प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी रेफर्स टू social attributes and forms of political and cultural organization that were prevalent before the advent of the Industrial Revolution, which occurred from 1750 to 1850. ठीक है, तो हम बात करें प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी की. प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी का मतलब क्या है? रेफर्स टू द सोशल एट्रीब्यूट्स एंड फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो मतलब सोशल एट्रीब्यूट हमारे पास क्या थे, पॉलिटिकल हमारे पास फॉर्म्स क्या थी, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या थी, दैट वर प्रेवलेंट बिफोर द एडवेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले हमारे पास कैसा कल्चर था, कैसी पॉलिटिक्स थी. ठीक है, तो वो सारी आ जाती है प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में. ठीक है, which occurred from 1750 to 1850. ठीक है, जो हम बात करें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, तो ये जो आकर हुआ 1750 to 1850 में. प्री इंडस्ट्रियल is a time before there were machines and tools to help perform tasks and machine. ठीक है, तो जो हमारे पास हम बात करें प्री इंडस्ट्रियल जो था, एक टाइम था बिफोर देयर वर मशीन्स एंड टूल्स. ठीक है, तो उस टाइम पे मशीन्स एंड टूल्स होते थे टू हेल्प परफॉर्म टास्क. कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ मशीन्स और टूल्स होते थे. Pre-industrial civilization dates back to centuries ago, but the main era known as the pre-industrial society occurred right before the industrial society. Pre-industrial societies vary from region to region depending upon on the culture of the given area or history of social and political life. Europe was known for its feudal system and the Italian Renaissance. ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ डायग्राम है, ये यहाँ पे फोटोग्राफ है. ये हमारे पास टर्टर एग्रीकल्चरिस्ट मंगोलियन फार्मर यूजिंग एन ऑक्स टू पुल ए स्क्रैच प्लो. ठीक है, तो मतलब ये बेल है, ये बेल को ये बंदा लगा रहा है. ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट है, मतलब एग्रीकल्चरिस्ट हो गया जो जमीन में काम करता है. ठीक है, ये एक मंगोलियन फार्मर है जो यूज करता है ऑक्स को. ऑक्स मतलब बेल को यूज कर रहा है टू पुल ए स्क्रैच प्लो. स्क्रैच प्लो को पुल करने के लिए, मतलब इस जमीन को प्लो करने के लिए. ठीक है, ओके. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कॉमन एट्रीब्यूट्स. ठीक है, अगर हम बात करें कॉमन एट्रीब्यूट्स की, तो कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या होता है? कॉमन एट्रीब्यूट्स ये किसके हैं? प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी के कॉमन एट्रीब्यूट्स. ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कोई क्वालिटी. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एट्रीब्यूट्स के मतलब. एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई मेरिट या फिर कोई क्वालिटी. ठीक है, या फिर कोई वर्चू या फिर कोई मेरिट. ठीक है, तो ये होता है एट्रीब्यूट का मतलब. तो हमारे पास जो है कॉमन एट्रीब्यूट्स. कॉमन एट्रीब्यूट्स किसके? प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी के कॉमन एट्रीब्यूट हम देखेंगे कि कॉमन क्वालिटी कौन कौन सी थी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी की. फर्स्ट हमारे पास थी लिमिटेड प्रोडक्शन. ठीक है, उस टाइम पे जो प्रोडक्शन होती थी वो भी लिमिटेड होती थी. एक्सट्रीम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. ठीक है, limited diversion of labor. ठीक है, in pre-industrial societies production was relatively simple and the number of specialized crafts were limited. तो जो भी specialized craft थे वो भी limited थे. limited variation of social classes. ठीक है, and उसके बाद हम देखें next पैरो पैरोचिलिज्म communications. ठीक है, communications were limited between communities in pre-industrial societies.
few had the opportunity to see or hear beyond their own village. Industrial societies grew with the help of faster means of communication, having more information at their hand about the world, allowing knowledge transfer and cultural diffusion between them. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है पॉपुलेशन grew at substantial rates. Social classes, that means peasants and lords, subsistence level of living, population dependent on peasant for food, people were located in villages rather than in cities. ठीक है, तो ये सारी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं. ठीक है, तो ये भी आपको रिमेंबर कर लेने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन. ठीक है, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में हमारे पास क्या है हम देख लेते हैं. तो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में क्या है, द नियोलिथिक रेवोल्यूशन. ठीक है, नियोलिथिक रेवोल्यूशन को ही हम एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन बोलते हैं, नियोलिथिक रेवोल्यूशन. तो इसको हम एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन भी बोलते हैं. इज थॉट टू हैव बिगन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो. तो ये मतलब कहा जाता है, सोचा जाता है कि ये जो हमारे पास एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन था ये कब स्टार्ट हुआ था, 12,000 साल पहले ये स्टार्ट हुआ था. मतलब ये सोचा जाता है. ठीक है, ये अभी पता किसी को नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन सोचा जाता है कि ये 12,000 पहले ये जो प्रोसेस था ये बिगन हो गया था, स्टार्ट हो गया था. इट कोइंसाइड्स विद द एंड ऑफ द लास्ट आइस एज. ठीक है, ये हमारे पास कोइंसाइड होता है जो हमारे पास आइस एज थी उसके लास्ट से ये स्टार्ट हो जाता है. एंड द बिगनिंग ऑफ द करंट जियोलॉजिकल एपोच और होलीसीन. ठीक है, और ये कहाँ तक चलता है, करंट जियोलॉजिकल इपोच या होलीसीनी तक चलता है ये. ठीक है, मतलब कहाँ से चलता है, आइस एज से लेके, मतलब लास्ट आइस एज जब खत्म हो रहा था वहां से लेके जियोलॉजिकल एपोच या जियोलॉजिकल एपोच या द होलीसीन तक. ठीक है, and it is fewer changed how human live, eat and interact, paving the way for modern civilization. ठीक है, और ये जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन था इसने बहुत ही मतलब काम किया. जो हमारे पास कुछ चेंजिंग थी ह्यूमन लिविंग में वो चेंजिंग आई, ह्यूमन में ईटिंग में उसकी चेंजिंग आ गई, इंटरेक्टिंग में उसकी चेंज आ गई, किससे कैसे इंटरेक्ट करना, पेविंग द वे फॉर मॉडर्न सिविलाइजेशन. तो उसने एक रास्ता बना दिया मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए. ठीक है, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ने. ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड दैट मीन्स एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन पीरियड है, हंटर्स गैदर्स रोम्ड द नेचुरल वर्ल्ड. ठीक है, जो हंटर्स थे मतलब शिकारी, गैदर्स हंटर्स गैदरर्स, हंटर्स और गैदरर्स, हंटर्स एंड गैदरर्स मतलब हो गया हंटर्स आ गए शिकारी और गैदरर्स आ गया मतलब जो शिकार को इकट्ठा करते थे. रोम्ड द नेचुरल वर्ल्ड. तो जो हंटर्स थे वो रोम करते थे, पूरे नेचुरल वर्ल्ड को रोम करते थे. फॉरेजिंग फॉर देयर फूड के लिए वो पूरे वर्ल्ड को रोम करते थे. बट एन ड्रामेटिक शिफ्ट अकर्ड. तो उसमें क्या हुआ, वो जब रोम करते थे एक ड्रामेटिक शिफ्ट अकर हुई, मतलब जो फॉरेजर्स थे वो फार्मर्स बन गए. ठीक है, जो भी फॉरेजर्स थे मतलब जो हंटर्स और जो उसके साथ वो गैदर करने वाले होते थे चीजें या फिर शिकार, तो वो क्या है वो फार्मर बन गए. ठीक है, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम हंटर गैदरर्स लाइफस्टाइल टू ए मोर सेटल्ड वन. मतलब हंटर गैदरर से वो बन गए हमारे पास फार्मर्स बन गए, मतलब उनमें कुछ चेंजिंग आ गई एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के कारण और वो बन गए फार्मर्स. दैट मीन्स एग्रीकल्चरिस्ट वो बन गए और वो कुछ सेटल होने लगे. अगर फार्मर बन गए तो इसका मतलब हो गया कि वो एक जगह सेटल होने लगे. पहले तो वो घूमते रहते थे हंटर बन के और गैदरर्स बन के, लेकिन अब जब वो चेंज हो गए फार्मर्स में तो वो एक जगह पे सेटल हो गए. ठीक है, तो यही था हमारे पास एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन. ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का वो है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन. तो मतलब कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसने कंट्रीब्यूट किया एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में, मतलब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में जिसने हेल्प किया वो कौन कौन से फैक्टर थे हम देख लेते हैं. द इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑफ द 18th सेंचुरी कैन बी ट्रेस्ड टू 4 इंटर रिलेटेड फैक्टर्स. तो 4 ऐसे इंटर रिलेटेड फैक्टर हैं जिनने हेल्प की एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में. ठीक है, तो हम बात करें द इंक्रीज अवेलेबिलिटी
अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म लैंड। तो फर्स्ट जो फार्म लैंड थी उसकी अवेलेबिलिटी जो थी इंक्रीज हुई, इंक्रीज अवेलेबिलिटी मतलब जो अवेलेबिलिटी थी फार्म लैंड की उसने हेल्प किया। एंड द फेवरेबल क्लाइमेट ने हेल्प किया। उसके बाद अगर फेवरेबल क्लाइमेट नहीं होता तो तब भी एग्रीकल्चरल लैंड जो थी वो फार्म नहीं हो सकती थी। मोर लाइफ स्टॉक होने की वजह से भी उसमें भी हेल्प मिल गई। देन इम्प्रूव क्रॉप यील्ड इम्प्रूव होती गई, उससे भी हेल्प मिली एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का ही टॉपिक हमारे पास है, लेकिन इसको डिफरेंट डिफरेंट वे से बताया गया है। तो हम देख लेते हैं ये एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन अगर हम डिफरेंट डिफरेंट वे से बोलें तो ये क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम देखें फर्स्ट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन circa 10,000 BC, the prehistoric transition from hunting and gathering to settled agriculture, also known as the Neolithic Revolution। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की बात करें तो इसमें जो ये हुआ था circa 10,000 BC में, और इसमें हम बात करें द प्री हिस्टोरिक ट्रांजिशन, इसमें प्री हिस्टोरिक ट्रांजिशन हुई हंटिंग एंड गैदरिंग से ट्रांजिशन हुई सेटल्ड एग्रीकल्चर में। ठीक है, मतलब जो हंटर और गैदरर्स थे वो एग्रीकल्चरिस्ट बन गए। ठीक है, नोन एज द नियोलिथिक रेवोल्यूशन, इसे हम नियोलिथिक रेवोल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें सेकंड, वो है अरब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। तो अरब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें 8th to 13th सेंचुरी में ये हुआ है अरब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। the spread of new crops and advanced techniques in the Muslim world। ठीक है, इसमें न्यू क्रॉप्स जो थी वो इंट्रोड्यूस हुई थी एंड एडवांस टेक्निक्स इन मुस्लिम वर्ल्ड में। ठीक है, एडवांस टेक्निक इन मुस्लिम वर्ल्ड में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट हमारे पास ब्रिटिश एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। तो ब्रिटिश एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जो था हमारे पास सामने आया 17 to 19 सेंचुरी में, 17 to 19 सेंचुरी में सामने आया। एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन ग्रेट ब्रिटेन। तो एक अनप्रेसिडेंट इंक्रीज हुई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, मतलब बहुत इंक्रीज हुई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में इन ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, इसे हम कहते हैं नोन एज द सेकंड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। ठीक है, इसको हम सेकंड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट है स्कॉटिश एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। तो ये हमारे पास रेवोल्यूशन आया 17 to 19 सेंचुरी में। द ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ए मॉडर्न एंड प्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई वो मॉडर्न एंड प्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन हुई। देन थर्ड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, सेकंड फर्स्ट हमने यहाँ पे देखा, सेकंड यहाँ पे देखा, और थर्ड की बात करें तो थर्ड जो था वो हमारे पास सामने आया 1930 टू 1960 के बीच में। एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो इसमें जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन थी उसमें भी इंक्रीज हुई, स्पेशली इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक है, स्पेशली हम बात करें डेवलपिंग वर्ल्ड में। और इस रेवोल्यूशन को थर्ड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन को नाम दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको रिमेम्बर कर लेना है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। If you like the videos, then like, comment, share and subscribe my YouTube channel.